आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है हमारे इस कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें हमारी पहली सेगमेंट खेती और किसानी के साथ, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं हमारी सरकार के द्वारा और साथ ही साथ हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। खेतों में जी तोड़ मेहनत के बाद तैयार होने वाली फसल का सही दाम किसानों को मिले, इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं व सुविधा दे रखी हैं। लेकिन कभी कभी इन सुविधाओं का लाभ उन किसानों को नहीं मिल पाता जो छोटी जोत वाले हैं। ऐसे में किसान क्या करें जिससे उन्हें वाजिब दाम मिल सके। इन तमाम समस्याओं को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति लागू की गई, जिसके तहत निर्यात के क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। प्रमुख उद्देश्य निर्यात सहायक संस्थाओं को मदद व सेवा प्रदान करना, तकनीकी और भौतिक ढांचागत सुविधाओं की स्थापना और विकास, स्थानीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों को चिन्हित करना, स्थानीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों को चिन्हित करना शामिल है। इसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बता रहे हैं मेरठ के सहायक कृषि विपणन अधिकारी कमलकांत जी। 2019 में जो हमारे सरकार है तो माननीय योगी जी की उसमें उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति घोषित हुई है। तो वो उसका दृष्टिकोण यही था कि कृषकों को हम अधिक से अधिक मूल्य कैसे दें। तो इसमें जो पॉलिसी घोषित हुई है इसका मेन थीम क्या है कि कृषक जो अपनी पैदावार कर रहा है, चूँकि जोत बहुत छोटी हो गई है उत्तर प्रदेश में, तो उसका मेन क्लस्टर है कि किसान इकट्ठे हों बहुत सारे और वो क्लस्टर बनाएं। क्लस्टर में उत्पादित करेंगे तो कम से कम इतना उत्पादन हो जाएगा कि जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसको एक्सपोर्ट से जोड़ के क्या होगा कि बाहर डिमांड है, बाहर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो डिमांड होगी, सप्लाई बढ़ेगी तो उसका अच्छा दाम मिलेगा। तो पॉलिसी के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 लागू की गई है, इसके माध्यम से ये कोशिश की गई है कि 2024 तक कृषकों की जो मौजूदा आय है 19 में, उसकी डबल कर दी जाए। बेहतर उपज देने वाले किसानों को कैसे चिन्हित किया जाए और उन्हें कैसे लाभ पहुंचाया जाता है, साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए क्या सुविधा है, आइए जानते हैं। इसमें जो भी हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, इनके ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अगर कोई कर रहा है तो उनको भी एक्सपोर्ट में आइडेंटिफाइड हैं, वो एक्सपोर्ट से जोड़ा जाएगा उनको और सारी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड भी कराई जाएगी। जैसे आलू की बात मैं करता हूँ, आलू का ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसके निकट जहाँ बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में हमारा आलू पैदा हो रहा है तो उसको सीधे भी कहीं किसी देश में अगर डिमांड है तो वहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या प्रोसेसिंग यूनिट उसके नज़दीक ही लगाई जाएगी। प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए भी पॉलिसी में कुछ अनुदान इसमें दिया गया है। जो है उपज और उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर कमलकांत जी का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। बेसिकली कृषि विपणन विभाग 2 हिस्सों में है। इसमें एक मंडी परिषद है। मंडी परिषद के अंडर में मंडी समितियां संचालित होती हैं, ये सरकारी व्यवस्था है। दूसरा हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग हम डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं। तो किसान मंडी में माल ले जाता है, वहाँ बहुत सारे व्यापारी हैं, ऑक्शन होता है, उनका पूरा रिकॉर्ड कीपिंग का काम संबंधित मंडी समिति का काम है। ऑक्शन है तो बेहतर दाम मिलेगा, उससे प्राइस डिस्कवरी होती है, जो ज़्यादा दाम देगा किसान उसको बेचते हैं। तो बेसिकली ये सारा मंडी समितियों के अंदर ट्रांजैक्शन होता है, किसान आता है, व्यापारी परचेज करता है, पेमेंट कर देते हैं। और एक नई परियोजना भी शुरू हुई है, ये हालांकि 2014 से चल रही है, जो है ई-नाम करके, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये भारत सरकार की योजना है
और 2014 से संचालित है। हमारे यूपी के लगभग इस समय शायद 100 मंडियों में संचालित है ये। अभी बजट जो वो हुआ है अभी बजट, तो उसमें भी कहा कि पूरे इंडिया में जो है इसको 1000 और मंडियों को जोड़ेंगे जो है। तो उसमें नेचुरली हमारी भी उत्तर प्रदेश की कुछ मंडी आएंगी। तो इनाम जो है वो फिज़िकल रूप में मंडी में जाता था किसान, वो इलेक्ट्रॉनिकली है जो है। सारा कुछ ट्रांजैक्शन किसान आता है प्लेटफॉर्म पे, अपना माल क्वालिटी टेस्ट होगा उसका, वो पूरी टेस्ट रिपोर्ट उस पर ऑनलाइन हो जाएगी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कोई बैठा हो व्यापारी ट्रेडर वो उसको परचेज़ कर सकता है। ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन जो उसका पैसा जो है किसान के खाते में आ जाएगा। कमलकांत जी ने उन तमाम किसानों की समस्या का समाधान किया है जो कम जोत वाले हैं और अच्छा मुनाफा ना मिलने से परेशान हैं। साथ ही किसान अपनी उपज में बेहतर सुधार करके और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आप पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है। आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। काली पंख, काली आंखें और काली पंजों वाला ये मुर्गा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की शान है। इसका मीट, हड्डियां, यहाँ तक कि खून भी काला ही होता है। यही वजह है कि इसे काला मुर्गा कहा जाता है। जबकि आदिवासी इलाकों में ये काली मासी के नाम से जाना जाता है। जानकारों की माने तो कड़कनाथ औषधीय और पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। हालांकि इसकी बढ़ती मांग को देखकर अब इसका पालन दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और हैदराबाद में भी होने लगा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर कड़कदार यानी मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। कमाल की बात तो ये है कि इसमें वसा कम और प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। सामान्य मुर्गे में जहां 13 से 25% वसा होती है, वहीं कड़कनाथ में इसकी मात्रा सिर्फ 2.9% है। इसी तरह सामान्य मुर्गी के 100 ग्राम मीट में 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि कड़कनाथ के इतने ही मीट में कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। जबकि सामान्य मुर्गे में 18 से 20% प्रोटीन होता है, जबकि कड़कनाथ में 20 से 24%। इसके अलावा भरपूर मात्रा में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके गुणों को देखते हुए कड़कनाथ का पालन करना काफी मुनाफे का सौदा है।
यही वजह है कि मुर्गी पालकों का रुझान भी इस ओर बढ़ा है। कड़कनाथ मुर्गे का जो हमने फार्म स्टार्ट किया है, इसके लिए हमने ऑनलाइन सर्च किया था, तो वहाँ से हमें कृषि विज्ञान केंद्र जो झाबुआ है उसके बारे में पता लगा। तो हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पर जाकर हमने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद हमने यहाँ पर कड़कनाथ स्टार्ट किया। कड़कनाथ के जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर उस समय कोई भी कड़कनाथ के बारे में जानता नहीं था, तो हमें काफ़ी तकलीफ़ें आई इसकी कड़कनाथ को लोगों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अपना शुरू से जब ये हमारा प्रयास था, जैसे कि मोदी जी की जो सोच है वही हमारा प्रयास रहा है कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो। तो जैसे जैसे मैंने इसमें धीरे धीरे 2 साल तक करीब ये स्टार्ट किया, करता रहा कड़कनाथ का काम, तो मैंने फिर मार्केट की स्टडी करी और फिर मैंने मोदी जी से प्रेरित होकर किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसके लिए मैंने इसमें डायरेक्ट मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट किया। जिससे क्या हुआ कि डायरेक्ट मार्केट में जैसे गया तो लोगों की जो डिमांड थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी, उसको देख देख के मैंने अपने यहाँ चेंजेस करता चला गया। जैसे कि हमारे पास सिर्फ पहले कड़कनाथ ही था, तो लोग आते थे हमारे पास, क्योंकि मैंने डायरेक्ट के लिए मार्केटिंग अपना फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, डिजिटल इंडिया की जो जितनी भी स्कीम है वो सब यूज़ करके वो हमने लोगों तक डायरेक्ट पहुंचना कोशिश की और अब आज हम अचीव भी कर चुके हैं अपने टारगेट। तो उसी हिसाब से हमने कड़कनाथ के साथ साथ यहाँ पर कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहे हैं। अभी जो है हमारे पास बटेर भी हैं, हमारे पास देसी मुर्गे दोनों तरह के, जो क्रॉयलर मुर्गा फार्म देसी होता है और प्लस एक जो प्योर देसी होता है वो भी हमारे पास है। सरकारी मदद ने भी कड़कनाथ पालन को आसान और सस्ता बनाया है। व्यवसाय शुरू करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से चूजे लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से अंडे सेने के लिए हैचर मशीन भी मुफ्त दी जा रही है। बेहतर उत्पादन मिल सके इसके लिए प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। दूसरी मुर्गियों के मुकाबले कड़कनाथ में उत्पादकता कम है। सामान्य मुर्गा जहां 40 से 45 दिन में बड़ा हो जाता है, जबकि कड़कनाथ को बिक्री लायक बनने में 3.5 से 4 महीने लगते हैं। 90 के दशक में कड़कनाथ प्रजाति विलुप्ति के कगार पर थी। बाद में वैज्ञानिकों की कोशिशों से इस प्रजाति को नया जीवन मिला। आज हालात ये है कि वैज्ञानिक चूजों की मांग समय पर पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़कनाथ पालन को लेकर अलग अलग योजनाएं चल रही है। छत्तीसगढ़ में 53,000 रुपए जमा कीजिए, सरकार की ओर से 3 किस्तों में 1,000 चूजे, 30 मुर्गियों का शेड और 6 माह तक दाना मुफ्त दिया जाएगा। टीकाकरण और स्वास्थ्य की दूसरी देखभाल की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। इतना ही नहीं, बड़े होने पर मुर्गों की मार्केटिंग सरकारी लोग ही करते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानते हैं। जून माह का पशु कैलेंडर 2021। जून माह में ध्यान देने वाली बातें। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। चूंकि जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आपका ही मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे सफल किसान से, जानने का क्या है उनकी कड़ी मेहनत की दास्तान। आइए मुलाकात करें, जानें उनकी सफलता की कहानी। जैविक खेती हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, जिसमें पशुओं के अवशिष्ट से खाद बनाकर फसलों को पोषण दिया जाता रहा है। बदलते दौर में एक बार फिर जैविक खेती हमारी जरूरत बन गई है। रसायनों के बढ़ते इस्तेमाल ने जहां मिट्टी की सेहत को खराब किया है, वहीं इससे हमें भी कई तरह की बीमारियां मिली है। इन्हीं दुखद परिणामों का नतीजा है कि अब ज्यादातर किसान जैविक खेती को गले लगा रहे हैं। हालांकि जैविक खेती की शुरुआत में सब्र रखना होता है, क्योंकि इससे मिलने वाला फल धीरे धीरे ही सही, लेकिन लंबे समय तक मिलता रहता है। खरगोन मध्य प्रदेश के किसान अविनाश सिंह करीब 8 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। हालांकि उन्हें खेती करते करीब 25 साल हो गए हैं। पहले उनके खेतों में भी रसायनों का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन एक मुलाकात ने उनकी खेती के तरीकों को बदल दिया। वो बताते हैं कि फिल्मी कलाकार जैकी श्रॉफ से हुई मुलाकात में जब जैकी श्रॉफ ने अविनाश सिंह से कहा कि आप देश सेवा में अहम भूमिका निभा रहे हैं और आपको रसायन मुक्त खेती करनी चाहिए। जो प्रेरणा स्रोत है मिस्टर जैकी श्रॉफ, तो मुझे अच्छे लगते थे उस जमाने में, तो उनसे मिलने की तमन्ना हुई। और एक बार मैं उनसे मिलने के लिए जब मुंबई गया तो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आप क्या करते हो, और मेरे मुँह से जवाब निकला कि दादा मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ, किसान आदमी हूँ। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोला कि वाह क्या काम कर रहा है। एक तो जो देश की सीमा पे जवान है और एक जो खेतों में किसान है, बस ये दो ही लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं अपनी भारत माता के लिए। तो उन्होंने एक दिन सडनली मुझे बातों बातों में कह दिया कि भाई तू जो खेती करता है तो केमिकल वाली खेती बंद कर दे और अपने खेतों में जहर डालना बंद कर दे। उस दिन से मैंने प्रण लिया और निश्चय किया कि मेरे हीरो के लिए, मेरे हीरो का संदेश पूरे देश भर में देने के लिए, मेरे भिड़ू का जो मैसेज है वो पूरे देश की जनता को देने के लिए मैंने केमिकल वाली खेती उस दिन से बंद कर दी। इसके बाद अविनाश सिंह ने निश्चय किया कि अब वो कभी अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और तब से ही अविनाश सिंह ने जैविक खेती का दामन थाम लिया, जो आज तक जारी है। वो बताते हैं कि शुरुआत में घर में उपयोग करने के लिए जैविक रूप से सब्जियां उगाया करते थे, लेकिन पैदावार में हो रहे इजाफे को देखते हुए जैविक खेती का दायरा बढ़ाया गया, जिससे परिवार के साथ साथ बाकी लोगों को भी जैविक आहार मिल सके। आज उनका खेती का ये दायरा 1 एकड़ से बढ़कर 5 एकड़ तक फैला हुआ है, जिसमें तरह तरह की सब्जियां और फसलें लगी हुई हैं। मैं अपने खेतों में सारी तरह की सब्जियां करता हूँ। उसमें जो हमारी ट्रेडिशनल होती हैं या देसी जो बोलते हैं, लौकी, गिलकी, करेला, खीरा, कद्दू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, पालक, मेथी, धनिया, लाल मात होता है, बालोर या सेम होती है। आजकल एक्जोटिक या जो विदेशी सब्जियों का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है महानगरों में या शहरों में, तो इसके चलते ग्राहकों की डिमांड के आधार पर मैं ब्रोकली,
रेड कैबेज, लेटस, पार्सले, फ्रेंच बीन्स और कलर्ड कैप्सिकम वगैरह ये भी ऑर्गेनिकली बिना पॉली हाउस के प्राकृतिक तरीके से उगाता हूँ। लाजमी है कि जैविक खेती के लिए उसके आधार यानी गोबर और गौमूत्र की विशेष जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अविनाश पशुपालन भी करते हैं, जिससे जैविक खाद बनाने के लिए कहीं और ना भटकना पड़े। अविनाश जीरो बजट खेती पर विश्वास करते हैं, इसके लिए वो इन बातों का पालन करते हैं। उसमें जीवामृत है, घम जीवामृत है, वर्मी कंपोस्ट है, हम मुर्गी पालन भी करते हैं तो मुर्गियों का जो बीट होता है वो गोपालन भी है मेरे पास। ऐसी तमाम चीज़ें जो देसी तरीके से तैयार की जाती है और उसी के साथ में हम ये खेती करते हैं। आप देखेंगे मैंने अपने खेत के चारों तरफ बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे तैयार किए हुए हैं। इन पेड़ पौधों का जैविक खेती में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके साथ भी इनमें विभिन्न प्रकार के जो फल लगते हैं उनको खाने के लिए जो पक्षी आते हैं वो पक्षियों का कलरव चारों तरफ आपको सुबह से लेकर रात तक मिलता है और वही पक्षी हमारे फसलों में लगने वाले कीटों को भी नियंत्रण करते हैं। अविनाश अपने खेतों में पारंपरिक खेती के साथ साथ विदेशी सब्जियों की खेती करते हैं, वो भी बिना पॉली हाउस के। वो बताते हैं कि बाजार में उनकी उगाई सब्जियों की अच्छी मांग रहती है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी परेशानी जरूर आई, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनकी जैविक सब्जियां भाने लगी और उत्पादन के साथ ही मांग भी बढ़ती गई। इसके अलावा अविनाश सोशल मीडिया का भी भरपूर प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से उपभोक्ता के घर तक जैविक सब्जियां पहुंचाई जाती है। देखिए साहब, खर्च सामान्य अगर आप देखेंगे कि केमिकल वाली खेती से जैविक या प्राकृतिक जो खेती आप कहेंगे उसमें थोड़ा सा खर्च ज़्यादा लगता है। देसी बीजों के लगाने के कारण थोड़ा सा उसमें उत्पादन भी कम आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। संकर बीजों की तुलना में जो देसी वैरायटियों में स्वाद और पौष्टिकता होती है उसके चलते हमें संकर जो हमारा उत्पाद होता है उससे देसी उत्पाद की कीमत में थोड़ी सी बढ़ोतरी मिलती है। यहाँ तक कि 15 से 25% तक का भी हमें एक्स्ट्रा मुनाफा हो जाता है और ये चीज़ें मंडी में नहीं बिकती साहब। जैविक फसलें जितनी प्रकृति के लिए फायदेमंद है उतनी ही मानव स्वास्थ्य के लिए भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैविक खेती भविष्य की खेती है जो लंबे समय तक लाभ ही लाभ देगी। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे। किसान भाइयों बहनों, आप हमारा ये कार्यक्रम डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 जून सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 जून सुबह 11 बजे मन की बात। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में प्रमुख रूप से धान, गेहूं और मक्का की खेती होती है। परवाहा क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती और पशुपालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहीं की एक महिला किसान हैं, गीता देवी, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परवाहा गांव की रहने वाली गीता देवी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। गीता के पास पैतृक जमीन 0.8 एकड़ है,
जिस पर वो साल भर खेती करती थी, लेकिन उन्हें अनाज का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने खेती के साथ पशुपालन भी अपनाया, फिर भी इनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वर्ष 2015 में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा से प्रशिक्षण लिया और उत्पादन को बढ़ाया। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ऊसर भूमि का सुधार किया। ऊसर सुधार के लिए ये धान के पुआल को जलाती नहीं है। इसके प्रबंधन के लिए धान की कटाई ऊपर से करती हैं और धान के पुआल को गेहूं की बुआई के बाद पूरे खेत में बिछा देती हैं, जिससे गेहूं का जमाव अच्छा होता है और पानी की भी बचत होती है। पुआल के प्रबंधन के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मैं अथपर धान काटती हूँ, पुआल को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बाद में हम गेहूँ बोने के बाद पुआल को खेत में फैला देती हूँ, जिससे मेरी खेत की नमी रहे और बीज भी अच्छा जमे और इसमें खरपतवार भी नहीं होता है। गीता देवी की जमीन कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा के बगल में ही है, इसलिए गीता देवी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के निरंतर संपर्क में रहती हैं। गीता देवी वैज्ञानिकों के सहयोग से धान की ऊसर प्रजाति CSR 36 का बीज उत्पादन कर रही हैं। ये 8 क्विंटल बीज उत्पादन कर 30 से 35 हजार रुपए अतिरिक्त आमदनी कमा रही हैं। इनके पति राजेंद्र पाल इनको कृषि कार्यों में पूरा सहयोग कर रहे हैं। CSR 36 का बीज हम धान लगाती हूँ, उसमें जो सूखे खेत में या गीले में धान हो जाता है और हमें उसमें धान में मुनाफा भी होती है। खेती के अलावा गीता देवी ने पशुपालन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। पशुओं का दूध ये शहर में बेच रही हैं, जिसके दाम इन्हें अच्छे मिल रहे हैं। गीता आज पशुपालन से 60,000 तथा बीज और फसल उत्पादन से 75,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। मेरे पास 3 भैंसें हैं, एक गाय है। वे मुर्री टाइप नस्ल की अच्छी नस्ल की भैंसें हैं, मुर्री टाइप की, और वे दूध भी देती हैं जो 30-35 लीटर दूध हो जाता है। वो हम बाज़ार में बेचती हूँ। मेरे पास बकरी बड़ी नस्ल की बकरी हैं। गीता देवी द्वारा पशुपालन करने के कारण उन्हें जैविक खाद भी प्राप्त हो रही है। जैविक खाद का प्रयोग वह ऊसर भूमि में करके उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा रही हैं। उन्हें फसल उत्पादन भी गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो रहा है और वे रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से भी फसलों को बचा रही हैं। गीता देवी ने पशुपालन और खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है। दूध बेचकर मैंने प्लाट भी लिए, मकान भी बनवाया और मैंने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद और मैंने खेती भी खरीदी। उस समय 4 बीघा मेरे पास ज़मीन थी, अब इस समय 4 एकड़ ज़मीन मैंने खरीद ली है। परिवार और बच्चों के साथ आज गीता खुशहाल जीवन बिता रही हैं। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।